बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल हुकूमत के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। और हुकूमत के क्या, बल्कि हुकूमत को जो लाए हैं ताकतवर हल्के हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उसके हाथ से भी हालात व वाक़यात निकलते जा रहे हैं। और उनको भी अब शायद समझ आ जाए कि एक जाली निज़ाम और एक हारे हुए लोगों को इख्तदार में ज़बरदस्ती मुसल्लत करने के कितने नुकसानात हो सकते हैं और उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंच रहा है। तीन वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसके बाद हुकूमत की ये जो जाली निज़ाम है, जाली हुकूमत है, इसकी चूलें हिल गई हैं। और अब हमारी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो भी इस शशोपंज में मुब्तला है कि अब इससे जान कैसे छुड़वाई जाए और कब छुड़वाई जाए, क्योंकि इनकी ज़ुबानें बड़ी दराज हैं और ये यूं ही इनको टीका लगेगा तो इन्होंने बहुत चीखो पुकार करनी है और इन्होंने वो सारी बातें उगल देनी है जो कि दर पर्दा होती रहीं और ड्राइंग रूम में बैठ के जो वादे होते रहे और जो साजिशें होती रहीं, जो प्लान बनते रहे, वो सब के सब इन्होंने यकलख्त उगल देना है। और इसीलिए ये एक बुनियादी बात है जो कि इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को हल्का फुल्का जो जोड़े हुए है। और जिस दिन भी ये उनके जहन से ये बात निकल गई और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री लीडरशिप दोनों इस प्रेशर से बाहर आ गए, उस दिन बाकायदा तौर पे इस हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा, क्योंकि तीन वाकयात हैं और तीनों वाकयात ने हुकूमत को हिलाकर रख दिया है और खोखला जो इस निज़ाम का खोखलापन है वो सामने आ चुका है। पंजाब में कच्चे का ऑपरेशन वो चल रहा है और वो एक शैतान की आंत की तरह बढ़ता ही जा रहा है। और उसमें पंजाब पुलिस के जो जवान हैं उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया और डाकुओं ने किया। और बाद में पता चला ये जो डाकू हैं ये तो वजारत दाखिला से, होम डिपार्टमेंट जो है पंजाब का और पंजाब की वजारत दाखिला उनके साथ राब्ते में है और उनके साथ गप्पे शप्पे लगाते हैं, टेलीफोन करते हैं और उसके बाद हुक्म सादर करते हैं। जबकि कुछ और उसके बाद कुछ और वीडियोस आ गई और वहां से ये पता चला कि ये तो असला ही, वो कहते हैं कि ये तो हमें असला ही पुलिस के बड़े बड़े जो हैं करता धरता वो पहुंचाते हैं। और ये कैसे मुमकिन है कि हम बगैर किसी इंटरनल सपोर्ट के हम इतना बड़ा नेटवर्क कायम करें। और कहते हैं पहले हम असला देते हैं और उसके बाद फिर ये प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, फिर हमारी लड़ाई होती है और हम एक दूसरे से बातें करते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं। एक किनारे दरिया के एक किनारे पर हम होते हैं, दूसरे किनारे पर पुलिस होती है। तो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की बातें आ रही हैं। और पंजाब की वजीर दाखिला जो है वो मरीम साहिबा हैं, ये बात जहन में रखिएगा। और आईजी वही हैं जो 9 मई और उससे पहले जुमान पार्क के वक्त थे और जो जुडिशल कम्प्लेक्स पे जब इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हो तब जो आईजी थे पंजाब, वही आईजी पंजाब अभी भी चले आ रहे हैं। और टिकटॉक उनसे बनवा लें और वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, जिसको शैतानी मीडिया कहते हैं, सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं और टिकटॉक भी बनवाते हैं, सब कुछ करते हैं और मरीम साहिबा की आओ भगत भी करते हैं कि उनकी नौकरी जो है वो पक्की रहे। लेकिन असलन ये है कि कच्चे के डाकुओं ने इनका हशर नशर कर दिया है। एक पहला वाक़या। दूसरा वाक़या बलूचिस्तान का कल हुआ, उसने बलूचिस्तान की और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कलई खोल दी और उन्होंने भी वो कुछ हो गया जिसका तस्वुर नहीं किया जा सकता था। और उसके बाद फिर तीसरा वाक़या कल हो गया मियांवाली में, और वो भी एक बहुत बड़ा खतरनाक जो है इंसिडेंट हुआ और अभी तक पता किसी को नहीं चल रहा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। इसलिए कल कौमी असम्बली का इजलास जब हुआ तो कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत जो है वो भाग गई और उन्होंने इस पर बहस करना भी गवारा नहीं किया। असद कैसर साहब आए और उन्होंने कहा जी हम तो तवक्को कर रहे थे कि ये इतना बड़ा सान्या हुआ है बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के शहरी जो है वो शहीद हुए, उनको कत्ल किया गया। 38 से ज़्यादा जो है वो 38 लोगों से ज़्यादा पाकिस्तानी, खा वो सिविल थे खा वो मिलिट्री के थे, वो शहीद हुए हैं, उनको कत्ल किया गया है। लेकिन इस पे हुकूमत ने किसी किस्म की कोई डिबेट नहीं करवाई और वजीर दिफा जो हैं वो, और वजीर दिफा हों या वजीर दाखिला हों, वो किन कामों में मसरूफ़ हैं
वो इन कामों में मसरूफ हैं कि जनाब किसी तरीके से जजेस को हैंडल किया जा सके, चीफ जस्टिस का मसला हल किया जा सके, काजी साहब को एक्सटेंशन दी जा सके। वो मामला तो गोल हो गया और अब उसमें कोई चांस बाकी नहीं रहा और बाकायदा तौर पे कल ऐलान कर दिया गया और वजीर कानून ने आके बता दिया कि अगले चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ही होंगे और काजी फाइज ईसा साहब को हरी झंडी, लाल झंडी, जो भी कहना चाहिए, वो झंडी दिखा दी गई है और काजी साहब को जवाब दे दिया गया है और जवाब ये बनाया गया है कि जनाब हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। और कल आजम नज़ीर तारड़ वजीर कानून वो एक प्रोग्राम में अपेयर हुए और उन्होंने कहा कि उस वक्त जब ये चीज़ें ज़ेरे गौर थीं तब तक तो हमारे पास मखसूस नशिस्तों की वजह से हमें 2/3 अक्सरियत हासिल थी, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हमारी 2/3 अक्सरियत खत्म हो चुकी है, लिहाजा अब जो है वो अमेंडमेंट नहीं हो सकती। ये तो उन्होंने ये सरकारी बयान दिया, लेकिन खुद ये और फिर मीडिया में कहते फिर रहे हैं, कल कौमी असम्बली में भी कहा कि जी ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। अता तारड़ साहब ने भी कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। तो लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। इन्होंने पूरी कोशिश की और न सिर्फ पूरी कोशिश की बल्कि इरफान कादिर साहब ने भी टीवी प्रोग्राम में आके कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आजम नज़ीर तारड़ साहब खुद जुडिशल जो कमीशन है वहाँ पे गए और जजेस कमेटी और जुडिशल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट का है वहाँ पे गए, खुद काजी साहब को मंसूर अली शाह साहब की मौजूदगी में जाके इन्होंने बताया कि जनाब हम एक अहम तरीन अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और उसमें हम ये सारा कुछ करने लगे हैं, सारे इश्यूज को एड्रेस करेंगे। तो ये खुद उस कमेटी में ये बता के आए थे लॉ मिनिस्टर और फिर एजेंडा मुअख्खर करवा के आए थे और वो मामला था जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस नीलम को बनाया जाना था, उस वक्त का ये वाकया है और रिपोर्ट भी हुआ था। लेकिन अब चूंकि इन तेलों में तेल नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और वो जो सारे का सारा प्लान था, लंदन प्लान की एक एक्सटेंशन थी ये कि हम काजी साहब को एक्सटेंशन देंगे और फिर काजी साहब हमें एक्सटेंशन देंगे और फिर 8 फरवरी का जो इलेक्शन चोरी है उसको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, वो सारे का सारा मिलिया मेट हो गया है। तो ये तो इस तरफ लगे हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब जो मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान की सूरत हाल अमन व अमान की, पंजाब की अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश से भी मखदूश तर हो गई है और जानी और माली नुकसान हो रहा है फोर्सेस का, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। बल्कि कल महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये कहा कि दुख हुआ कि किसी ने बलूचिस्तान पर बात नहीं की और ये बात हकीकत है कि कल बलूचिस्तान के बारे में कोई बात नहीं हुई। गुज़श्ता दिनों खुरम एजेंसी में वाक़या हुआ, हमारी मुल्क की एजेंसियाँ क्या कर रही हैं। बलूचिस्तान में बसों और गाड़ियों से उतारा गया और मैदानी इलाकों में वारदात के बाद जो है हमला आवर चले गए। इस वाक़े के बाद फौज की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहा है और ये मुल्क हमारा है, दहशतगर्दी को सपोर्ट किया जा रहा है। हमारे मुल्क में न फ़िरका वारियत पर न दहशतगर्दी पर कोई इस्तीफ़ा देता है और न इस्तीफ़ा लिया जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर और जो ड्यूटी पर तैनात थे इनको कोर्ट मार्शल करना चाहिए। हमारे ISI और MI जो काम करना चाहे तो सुई भी ढूंढ ली जाती है और जब काम ना करना हो तो चाहे ना अगर काम ना करना चाहें तो फिर आंखें बंद कर ली जाती हैं। क्या ये मुल्क इस अंदाज से चलेगा? महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कोई बंदा पार्टी में शामिल होता है, 15 करोड़ का चंदा देते हैं, इस मुल्क की बका कानून की बालादस्ती में है। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि कायदे आज़म की तस्वीर देखकर कसम उठाएं जो है ये पार्लियामेंट दुरुस्त है। अता तारड़ साहब को उन्होंने कहा कि अता तारड़ को उन्होंने कहा, चैलेंज किया कि दाढ़ी पर हाथ रख कर कायदे आज़म की तस्वीर देखकर कसम उठा लें कि क्या ये पार्लियामेंट दुरुस्त है और माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखा गया। मैं भी फौजी ऑपरेशन की मुखालफत करता हूँ। पार्लियामेंट में बैठे डाकू ज्यादा खतरनाक हैं और हमें मालूम है कि कौन कितने पानी में है। मुज़ाकरात सिर्फ सियासी लोगों से हो सकते हैं। मैं फौज के साथ खाना खाने के खिलाफ नहीं हूँ, डांस के खिलाफ नहीं हूँ। बलूचिस्तान के लिए जिम्मेदारी दी गई तो कबूल करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को एहतजाज का हक है। यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन के एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन को सील कर दिया गया है।
مجھے پارلیمنٹ کے مختلف کمیٹیوں کا ممبر بنایا گیا ہے، جن کمیٹیوں کے چیئرمین مسلم لیگ نون کے پاس ہے، ان کمیٹیوں سے میں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو یہ ایک خبر جو کہ ظاہر ہے اب محمود خان اٹیچری صاحب جو ہیں وہ متحدہ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ بھی ہیں، تو انہوں نے ان تمام کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا جن کمیٹیوں کے چیئرمین مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا دوسری جانب جی یہ ہر طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، یوٹیلیٹی اسٹور کو بند کیا جا رہا ہے، یوٹیلیٹی اسٹور کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کے ملازمین سراپا احتجاج ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب یوٹیلیٹی اسٹور کے ساتھ ساتھ کل جو ہے 28 اگست ہے اور کل ملک گیر ہڑتال ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ آل پاکستان تاجرز ایسوسی ایشن نے اس کا اعلان کیا ہے اور یہ ہڑتال کامیاب ہوگی، کیونکہ یہ ہڑتال جو ہے اس سے تمام کاروباری لوگ، خواہ وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں یا کارخانہ دار ہیں، سب کے سب متاثر ہوئے ہیں پاکستان کی موجودہ جو معاشی پالیسیاں ہیں اس وجہ سے۔ اس لیے کل ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی اسٹورز کے لوگ باہر آئے ہوئے ہیں، باقی بھی تمام جتنے بھی ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ بجلی کی قیمتیں ہوں، گیس کی قیمتیں ہوں، زمین آسمانوں پہ ان کی قیمتیں ہیں اور وہ عام آدمی کی دسترس سے بہت دور نکل گئی ہیں۔ اب بلومبرگ کی رپورٹ آ چکی ہے کہ پاکستان اب ان ممالک میں شامل ہے، ان دو ایک ممالک میں جہاں پہ گھر کا کرایہ کم ہے اور بجلی کا بل زیادہ آتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری جانب یہ ایک اور اہم ترین جو خبر ہے وہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحب کے حوالے سے۔ پچھلے تقریباً 15-20 سالوں سے مسلسل ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحب جن کو وہ ہیں امریکہ میں سزا ہوئی ہے، جیل میں ہیں، ان کو واپس پاکستان لایا جائے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم ترین انکشاف ہوا اور عافیہ صدیقی کے وکیل نے اپنا بیان حلفی جمع کروایا ہے۔ ان کا تعلق امریکہ سے ہے، سمتھ ان کا نام ہے۔ انہوں نے ایک بیان حلفی جمع کروایا اور وہ بیان حلفی میں انہوں نے کہا کہ 2003 میں، یعنی جب پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، 2003 میں سندھ حکومت نے عافیہ صدیقی کو بچوں سمیت ISI کے حوالے کیا۔ یہ ایک بہت ہی الارمنگ اور بریکنگ نیوز ہے۔ ISI نے عافیہ کو بچوں سمیت امریکہ کے حوالے کیا۔ یہ عافیہ صدیقی کے وکیل مسٹر سمتھ نے اپنا بیان حلفی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ عافیہ صدیقی کی امریکہ حکام کے حوالگی پر 2 سوالات کے جواب طلب کر لیے ہیں۔ کیا ISI کے پاس عافیہ صدیقی سے متعلق کوئی ثبوت تھا؟ یہ عدالت نے سوال پوچھا ہے۔ اور کیا ISI کے پاس یہ مینڈیٹ تھا کہ وہ عافیہ اور اس کے بچوں کو کسی اور کے حوالے کر دے؟ عافیہ صدیقی کی امریکہ حوالگی سے ایجنسیز سے متعلق سوالات الگ رکھیں ورنہ درخواست کا مقصد حل نہیں ہوگا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا۔ تو عدالت نے جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا کہ دوگل صاحب معاملہ کورٹ میں آ گیا ہے، کیسے الگ رکھیں؟ جمعے تک عدالتی سوالات پر مفصل رپورٹ دیں۔ میں آج آرڈر نہیں کر رہا، آپ بھی اپنے آفس کا تفصیلی جواب دیں ورنہ سب کو یہاں بٹھا دوں گا۔ عدالت نے وزارت خارجہ کے وکیل سے بھی یہ کہا۔ جمعے تک کا وقت ہے، مفصل رپورٹ دیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے وزارت خارجہ کے افسروں کو بھی یہ ہدایت کی اور کیس جو ہے وہ ملتوی کر دیا۔ یہ معاملہ جو ہے وہ بہت ہی سیریس ہے جی، اور یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو افغانستان سے گرفتار کیا گیا ہے اور افغانستان سے گرفتار کر کے امریکہ لے جایا گیا، لیکن اب امریکی جو وکیل ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے، انہوں نے ساری کی ساری سٹوری ہی تبدیل کر دی اور اپنا بیان حلفی جمع کروایا ہے کہ سندھ حکومت نے ISI کے حوالے کیا اور ISI نے ان کو امریکن حکام کے حوالے کیا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوالات مانگ لیے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کہ کیا سوالات آتے ہیں۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل وزارت خارجہ سے مفصل رپورٹ جمعے تک طلب کر لی ہے اور جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق خان بھی عدالت میں پیش ہوئے۔
تو یہ تھی جی اب تک کی اہم ترین خبر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.